गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट? चलो आज अपन कल की कंटिन्यूटी में काउंसलिंग का जो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। अपना न्यू टॉपिक है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस या सिचुएशंस हैं जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं कि जो एक काउंसलिंग अपन जो कर रहे हैं वो काउंसलिंग है वो एक जरूरी है। चलो अपना टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है सम सिचुएशंस, मतलब परामर्श हेतु कुछ परिस्थितियों को जनरल मीन्स अपन जिसकी बात करें वो अपनी जनरल मीन्स है कि सिचुएशंस हैं। सिचुएशन का मतलब परिस्थिति या कंडीशंस हैं जिसके लिए हेल्थ काउंसलिंग ही जरूरी है। तो चलो अपन देखो इसका फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। पहला नंबर का 1 नंबर का है कि बच्चों की देखभाल या परवरिश हेतु माताओं अथवा अभिभावकों के साथ, मतलब जो अपन जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो काउंसलिंग किसके लिए है? अगर जो बच्चों की देखभाल से रिलेटेड है, मतलब केयरिंग ऑफ द चाइल्ड। अपन जैसे जीएनएम एनएम सब में पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी में भी, कि जो बच्चों की जो देखभाल कर रहे हैं उसमें परवरिश के लिए भी अपन को किसकी जरूरत है? एक काउंसलिंग की जरूरत है। जैसे उसमें परवरिश से रिलेटेड किस किस में परवरिश से अपन बात करें, एक ही बात करें तो अपने बच्चों की कोई स्वास्थ्य समस्या होने पर, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उस हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए भी अपन क्या करते हैं? काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण। टीकाकरण या वैक्सीनेशन के लिए भी अपन क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। एक है स्तनपान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग है, उसको भी, इससे भी अपन रिलेटेड अपन किसकी, मदर की या उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसी की कंटिन्यूटी में आता है कि जो न्यूट्रिशन है या जो पोषण है या जो संतुलित आहार है वो भी उस बच्चे के लिए और उसकी मदर, मतलब मदर और किसके लिए? दोनों के लिए, मदर प्लस क्या, जो चाइल्ड और जो बेबी है उसके लिए, दोनों के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है या जरूरत है, उससे रिलेटेड भी अपन क्या करते हैं? इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके शिशु रोगों के बारे में, या जो इन्फेंट है या बेबी है जो उसकी शिशु से रिलेटेड जो रोग हैं या उससे रिलेटेड भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसको अशिक्षित प्रशिक्षण की कमी वाले डॉक्टर पर निर्भरता, मतलब उसको उससे रिलेटेड अपन केयरिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वो उसकी हेल्थ केयरिंग कर सकती है। नेक्स्ट है शिशु और बाल रोग प्रबंधन। जैसे अपन पढ़ते हैं कि जो नव इन्फेंट है वो और जो चाइल्ड है उसके जो डिजीज कंडीशन है उसके रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड जो अपने उसकी केयरिंग दे रहे हैं उसके में प्रबंध कैसे मैनेजमेंट करें, उससे रिलेटेड भी अपन क्या उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं या ऐसी कौन सी आपकी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन डिटेल में पढ़ते हैं IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चिल्ड्रन इलनेस। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और जो सेकंड नंबर का है जो है जोखिम वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए पतियों के साथ, मतलब जो कि जो मदर है वो जोखिम भरी जो वर्ग है या जिसके जो एल्कोहलिज्म चाइल्ड्स हैं या एल्कोहलिज्म जो मदर फादर्स हैं उनके रिलेटेड भी अपन उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे अपन इसके अंदर लिखा हुआ है उपस्थित जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मतलब जो जोखिम है, जोखिम मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है या जो समस्या है उससे रिलेटेड भी अपन उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट उसकी अपनी सिचुएशन और कंडीशंस हैं, उसकी जो सावधानियां हैं। जैसे कई बार क्या लोग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि मदर अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको हस्बैंड और वाइफ दोनों को उसके लिए रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं कि आपको जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अवॉइड करना है। तो सेक्सुअल से रिलेटेड भी अपनी क्या हो सकती है? काउंसलिंग हो सकती है। नेक्स्ट उसके बारे में, उसकी सावधानी के बारे में अपन बताते हैं। नेक्स्ट जो सावधानी अपनी हो सकती है वो जो सावधानी है बार बार परीक्षण की आवश्यकता के बारे में, मतलब मोस्टली WHO के अकॉर्डिंग 3 एंटीनेटल विजिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी को देखते हुए अपन क्या करते हैं, उसको बार बार
किसकी परीक्षण या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के रिक्वायरमेंट की अपन को नीड पड़ती है। नेक्स्ट है आकस्मिक जो स्थितियां हैं, अगर किसी को कोई सडन प्रॉब्लम्स हो गई हो, अगर प्रेग्नेंट मदर है या रिलेटेड टू उसके डिलीवरी हो गई तो उसके सडन अगर इमरजेंसी क्रिएट हो गई हो या आकस्मिक कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, उस ड्यूरेशन भी अपन क्या कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आती है संस्थागत प्रसव की, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन। कोई भी मदर को है कि अपन उससे पहले गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेगी, एक भी चाइल्ड को होम डिलीवरी नहीं करवानी है, उनको क्या कराना है, जो प्रैक्टिस या जो ट्रेंड एमओ है या जो हॉस्पिटल है वहीं पे किसकी करानी है, डिलीवरी करानी है। और अगर ऐसा अपन नहीं करवाते हैं तो मे भी चांसेस है बेबी या मदर में किसी को भी डेथ हो सकती है, जो अपनी इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकते हैं। इसके लिए भी अपन को क्या करवाना है, और जो जननी सुरक्षा योजना है JSY, उस योजना का भी लाभ दिलाना है, मतलब उससे रिलेटेड काउंसलिंग करनी है उसको। जैसे जो लड़की होगी तो उसको इतना 1100 या 1200 रुपए मिलेंगे 3 किस्तों में, उसको घी मिलता है, ये इसके बारे में। नेक्स्ट रेफरल सेवाओं के बारे में। रेफरल सिस्टम का मतलब है कि जो एक जगह से, जैसे PSC पे है, सॉरी सब सेंटर पे है तो उसको डायरेक्ट रेफर करना है PSC पर, और PSC पे अगर है तो उसको हॉस्पिटल, वहां पे डिलीवरी नहीं है तो उसको कहाँ पे करना है, CSC पर। मतलब गांव से लेकर जो विलेज है उसको सब सेंटर तक, सब सेंटर पर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, मोस्टली फैसिलिटीज कहाँ होती हैं, PSC पर। तो उस PSC पे उसको इमीडिएटली ट्रांसफरिंग करना है और वहां पे डिलीवरी करवा, या जो नियर बाय जो इंस्टीट्यूशन है या जो हॉस्पिटल वहां पे उसको सेंड करना है। ये अपन इतनी से इसके बारे में जनरल अपने पढ़ी थी। नेक्स्ट इसी के अपन कंटिन्यूटी में डिस्कशन करते हैं, वो अपना डिस्कशन है और कौन सी ऐसी थिंग्स हैं या कौन सी सिचुएशंस हैं जिससे अपन उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें जोखिम वर्ग की गर्भवती महिलाओं के पतियों के साथ। ये अपन पहले भी डिस्कशन किया था, जैसे उसकी बार बार अपने इन्वेस्टिगेशन करवाना है, आकस्मिक स्थितियां या जो सडन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उससे रिलेटेड अपन उसको काउंसलिंग करवानी है, हॉस्पिटलाइजेशन उसको क्या करानी, डिलीवरी करवानी है। रेफरल जो सेवाएं हैं, मतलब रेफरल सिस्टम्स हैं, उसके बारे में जो प्रसव भी किसके थ्रू करवाना है, कुशल सहायक या फिर एक जो MBBS पर्सन है या स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के बारे में है, उसके साथ में वहाँ पे काउंसलिंग कराया, मतलब बिना किसी डॉक्टर के काउंसलिंग उसको डिलीवरी नहीं करवानी है। नेक्स्ट अपने आते गर्भ निरोधक पद्धतियों के बारे में या परिवार नियोजन और परामर्श के बारे में भी क्या करना है, उसकी जो दंपति है, मतलब जो उसके फादर्स हैं बेबी के या फिर जो कपल है, उसको अपन काउंसलिंग करना है। गर्भ निरोधक का मतलब है कि अगर एक बेबी हो गया है तो एक बेबी के दूसरे बेबी के इसमें 2 से 3 ईयर का क्या रखना है, गैप रखना है। नहीं तो क्या होगी, अगर किसी को डिलीवरी हो गई तो उसको क्या 1.5 या 2 महीने तक क्या होगा, 1.5 या 2 महीने में तो उसको क्या होता है, जो उसका प्यूरपेरियम है या फिर जैसे नॉर्मल जो उसके ऑर्गन है वो नॉर्मल, जैसे डिलीवरी उसके बाद में इनलार्जमेंट हो जाता है, उसी ना दोबारा प्रेगनेंसी स्टेट में या प्रेग्नेंट कंडीशन में आने की कंडीशन में जो ऑर्गन आते हैं वो 1.5 से 2 महीना लगता है। अगर उसके बाद में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या होगा, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। उसको इससे रिलेटेड भी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो इससे रिलेटेड भी अपन उसको क्या करते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग होती है वो उसकी दंपति में दोनों आते हैं, उसके मेल और फीमेल दोनों में। तो इसके बारे में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जैसे कंडोम्स है, ओरल पिल्स हैं और माला एंड माला डी है, उसके बारे में उनको बताना है कौन सी उसके लिए बेनिफिट है। या और नेक्स्ट अगर जैसे 2 बच्चे हैं या किसी को एक ही बच्चे की रिक्वायरमेंट है तो उसके बाद में उसको क्या करवाना चाहिए, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी को वास डिफरेंस कट करते हैं, ट्यूबेक्टोमी को ट्यूब कट करते हैं, ये फीमेल की करते हैं। और ये एक जो मेल होता है उसकी अपन क्या करते हैं, ऑपरेटेड कर सकते हैं, जिसके बाद में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करेंगे तो उसको क्या नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म है वो ही नहीं होगा तो बच्चे नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, छोटे परिवार की प्रतिमान। जैसे पहले आया था हम 2 हमारे 2, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, उसके कितने बच्चे होंगे, 2। अभी रिसेंटली में चला है हम 2 हमारे 1, शेर का बच्चा एक ही। अच्छा पढ़ते हो ना ऐसे, ये
ये कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। इसका मतलब है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, उस पॉपुलेशन को रोकने के लिए या उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं उसको अपन लागू करते हैं या इसके बारे में अपन ऐसा करते हैं। नेक्स्ट इसके अपन और कौन कौन से कंडीशंस हैं वो भी अपन देखते हैं। जैसे अपने पहले परिवार नियोजन के बारे में पढ़ा था, मैंने वहीं पे भी बताया था। वेसेक्टोमी अपन किसकी करती है, मेल की करते हैं। आदमियों की वेसेक्टोमी की जाती है। ट्यूबेक्टोमी जो ऑपरेट करते हैं बच्चेदानी का, उसको अपन किसकी कर जाती है, फीमेल की जाती है। और इसकी जो ये चीजें की जाती हैं, इन्हीं के से क्या होती है, अगर अंडाणु बन के उसके फेलोपियन ट्यूब में नहीं आएंगे या यूट्रस तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका रास्ता बंद कर दिया जाता है। जैसे अपन ये बात करें ट्यूबेक्टोमी कैसे की जाती है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये इधर भी फेलोपियन ट्यूब है, तो इसको यहाँ से कट करके बांध दिया जाता है। तो ये जो ओवेरी है इससे क्या होंगे, ये जो अंडाणु हैं वो कहाँ तक नहीं जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे नहीं, इसमें यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म है जो वो यहाँ से पहुँचता हुआ कहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ अंडाणु तक नहीं जाएगा। मतलब अंडाणु और जो शुक्राणु है उसको अवरोधक कर दिया जाता है। तो अगर इनको अलग अलग, मतलब बीज ही जमीन पे नहीं डालेंगे तो पौधा कहाँ से उगेगा, वही सिस्टम इसमें है। तो अपन बीज ही यहाँ डलेगा नहीं, बीज यहाँ, मतलब जो ये है स्पर्म और ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्पर्मों का, तो क्या नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा। सॉरी, अंडाणु नहीं, इसका ओव्यूम स्पर्म फर्टिलाइजेशन जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब बच्चा नहीं बनेगा। तो बच्चा नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये उसको बच्चे पैदा नहीं होंगे। और इसे ये परमानेंट भी है, परमानेंट मेथड ऑफ उसका परिवार नियोजन का है। एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में जो मेल होता है, एक मेल की जो वास डिफरेंस है, जो भी ये जैसे दो अंडाणु है, ये उसका पेनिस है, तो इसके जो यहाँ पे कटती है वास डिफरेंस, इसको कट कर दिया जाता है तो इससे क्या नहीं निकलेंगे, स्पर्म है वो निकलेंगे नहीं। और स्पर्म बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वो स्पर्म बाहर नहीं निकलेंगे तो वो इसमें वेजाइना के थ्रू यूट्रस में नहीं जाएंगे, यूट्रस में नहीं जाएंगे तो इनका क्या नहीं होगा, इनका फ्यूजन नहीं होगा। तो ये भी अपन डिटेल में आगे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बांझपन। बांझपन, अगर कोई मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बांझपन का मतलब है अगर कोई मदर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, उसको बच्चा आरोपण नहीं हो रहा है, तो उसको अपन बांझपन बोलते हैं, स्टरलिटी। तो बांझपन में ऐसा नहीं मदर के ही क्या हो, बच्चा लग नहीं रहा है, बल्कि हो सकता है उसके जो फादर हैं उसमें भी क्या नहीं बन रहे हो, जो स्पर्म बनने की कैपेसिटी है, जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी या उसका जो न्यूट्रेटिव या उसका प्रॉपर मोटिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा हो तो भी बांझपन हो सकता है। अपन एक फीमेल को ही दोष नहीं दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी अपन इसके डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इसकी चीज में आती है, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं युवक और युवतियों के साथ, मतलब जो मेल और फीमेल है या जो एडल्ट है उनके साथ भी अपन क्या काउंसलिंग, हेल्थ काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें मेल और फीमेल के, मैं अडल्टहुड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेनली अडल्ट की, जो 13 से जो 18 साल की एज है वो अपन इसमें ले सकते हैं। क्योंकि 13 से 18 साल में क्या हो सकता है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होते हैं, और उन्हीं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्रिएट होती हैं। तो उनको भी जरूरी है कि उसकी काउंसलिंग कर दिया, नहीं तो अगर उसके ब्रेस्ट, अगर किसी 13 या 15 साल की फीमेल के अगर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है तो फीमेल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती है, वो सोचती है कि उसकी ब्रेस्ट में क्या हो गए, गांठें हो गई हैं या उसको कोई कैंसर हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के होता है, क्योंकि अपनी इंडिया के अंदर क्या होता है मोस्टली किसकी सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, इसके बारे में क्या है, लेक ऑफ एजुकेशन है, मतलब उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से होता है। जैसे पहले इसमें लिखा है यौन प्रारंभ, जिसको अपन प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसके अंदर लेडीज की अच्छी वॉइस हो जाती है, लेडीज थोड़ी, जो लड़की है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, उसके जो जो भी उसके फीमेल जो सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके चारों तरफ क्या हेयर हो जाते हैं,
ग्रोइन के अंदर भी जैसे उसमें भी बाल स्टार्ट हो जाते हैं आना, और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, चालू हो जाता है। और ये कंडीशन होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। और ये कौन सी एज में होती है, 13 से 18 ईयर की एज में। तो इनको भी क्या है, हेल्थ के बारे में काउंसलिंग देना जरूरी है, दे सकते हैं। मतलब ये भी कह रहे स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक और जैविक विभिन्नताओं के बारे में भी अपन काउंसिल, जैसे मेल और फीमेल को कैसे अपन डिवाइड। विवाह पूर्व भी क्या होता है, विवाह पूर्व भी अपन को उसको यौन संबंधों के खतरों के विषय में भी अपन क्या दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं। जैसे कोई जैसे अर्ली कोई गर्ल्स है, अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तो मे भी चांसेस है उसका डाइवोर्स हो सकता है, और हो सकता है उसको क्या सर्वाइकल कैंसर हो छोटी एज में सेक्सुअल करने की वजह से, या मल्टीपल पार्टनर है उसको, मल्टीपल पार्टनर एक से ज़्यादा अगर कोई पार्टनर रखना सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो मे भी चांसेस है उसको क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अपना ये हेल्थ काउंसलिंग है कि विवाह पूर्व भी यौन संबंधों के खतरों के विषय में भी अपन क्या करना है, काउंसलिंग कर सकते हैं। एक होता है असुरक्षित संभोग है अवैध गर्भपात के बारे में। असुरक्षित संभोग का मतलब है कि जैसे क्या होता है, कई जैसे मोस्टली जैसे किसी को अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं है, फिर वो किसी के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो असुरक्षित है कि उसको क्या हो सकता है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर किसी ने 13 से 18 साल में सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो उसको शादी नहीं हुई तो वो कैसा गर्भपात रहेगा, अवैध गर्भपात रहेगा। मतलब उसको कोई लाइसेंस नहीं है अपनी सोसाइटी में, तो शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी करना ही क्या है, एक अपराध है। और अगर ऐसा हो जाए असुरक्षित तो उसको क्या, किसी ने सेक्सुअल किया वो क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी तो उसको अवैध गर्भपात करना, इसके बारे में बताया। विवाह पूर्व भी काउंसलिंग के महत्व के बारे में भी बताना है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था या पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि विवाह से रिलेटेड मैरिज काउंसलिंग कहा जाता है, ये भी एक टाइप ऑफ काउंसलिंग है। तो इसके टाइप ऑफ काउंसलिंग की जाती है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट अपने 5वें नंबर के आता है परिवार के सदस्यों के साथ में एक काउंसलिंग करी जाती है कि जो परिवार है, जो अपना समुदाय है या परिवार फैमिली है, उसके परिवार के सदस्यों के भी साथ भी अपन काउंसलिंग कर सकते हैं। ये भी एक अपना क्या है, एक एरिया है। जैसे परिवार जीवन शिक्षा के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में भी अपन क्या कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग का एक अपना एरिया हो सकता है। नेक्स्ट है जो परिवार में अस्वस्थ व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उसकी देखभाल से रिलेटेड मतलब केयरिंग से रिलेटेड भी अपन क्या कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार की बजट का परिवार का पैसा कितना खर्च करना है, कितनी इनकम है, उसके बारे में भी अपन काउंसलिंग कर सकते हैं। एक स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने के संदर्भ में भी अपन क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी में आता है समुदाय के समूह के सदस्यों के साथ, मतलब ये अपन किसके कर रहे थे, फैमिली है ना, समझते हो ना आप। फैमिली का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, चाइल्ड, ये क्या आते हैं, एक परिवार आता है। ये सारे चीज किस में आते हैं, एक परिवार आता है। और बहुत सारे जो परिवार होते हैं, परिवारों का समूह होता है, और ये परिवारों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, अपन कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक हो, तो ये जो कम्युनिटी है इसके भी क्या होते हैं, समुदाय के समूह के सदस्यों के साथ भी अपन क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं अपना एरिया। जैसे पहले इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं, जैसे अभी कोरोना चला था, वो किसमें, पूरी कम्युनिटी को, फैमिली को, पूरे वर्ल्ड को, इन कंट्री को, सबको अफेक्ट किया। तो उस बचाव से रिलेटेड जब भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसकी बचाव, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में टीबी हो सकती है, एड्स हो सकता है, अपने टाइफाइड हो सकता है, नेक्स्ट मलेरिया हो सकता है, और डेंगू हो सकता है। और ये अपनी बात करें इसके अंदर नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसकी अपन क्या कहेंगे, अभी ये चला कोरोना वायरस चला था, इसके बारे में है। ये सारी क्या है, इसकी हैं। नेक्स्ट है समुदाय में स्वस्थ आदतों के विकास के संदर्भ में भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जो संसाधन है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो संसाधन है उससे रिलेटेड भी अपन क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना छोटा सा अपने इतने क्या एरियाज हैं, या जो अपने काउंसलिंग के जो फील्ड हैं, या जो अपने नीड पड़ती है कि कौन कौन सी ये चीजें जहाँ पे अपने काउंसलिंग करी थी। अब अपन जो परामर्शदाता है, मतलब जो काउंसलर है, वो जो काउंसलर है उसकी क्या भूमिका है,
क्या उसके फंक्शंस हैं, मतलब रोल ऑफ काउंसलर, कि उसके कौन कौन से रोल हैं या उसकी क्या भूमिका है। जैसे अपन शॉर्ट में देखते हैं, काउंसलर की ये भूमिका होती है कि उसकी, जो मैंने अपने पहले भी डिस्कशन किया था, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, मतलब जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसका क्या करे, समस्या का समाधान करे, जिसको अपन निराकरण बोलते हैं। मतलब जो समस्या है उसको पहचान कर उसका निराकरण करे। दूसरा है कि अपन जो भी अपन काउंसलर है उसका एक रोल भी ये होता है कि जो रिजल्ट निकाला है, निराकरण या जो रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट उस पर थोपना नहीं चाहिए। कि जो परामर्श लेने वाला है उस पर ऐसा नहीं कि मैंने ये कह दिया कि ठीक है तेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही करना है, ये तेरा रिजल्ट हो गया, ऐसा नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं उस पर थोपना नहीं चाहिए, और इसी को अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि ये उसकी एक भूमिका, पहला भूमिका है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, उसका निराकरण करना चाहिए। जो निर्णय लिया गया या जो रिजल्ट है या उसने जो लास्ट में निर्णय जो रिजल्ट निकाला है उस पर थोपा नहीं जाए, वो उसको, ये उसकी एक रोल होता है। नेक्स्ट उसका रोल होता है कि उसकी योग्यताओं और जो क्षमता है उस पर्सन की, मतलब जो अपन जिसको काउंसलिंग दे रहे हैं उसकी जो योग्यता और क्षमता है, वो जो रुचि है, उसकी रुचि उसमें सहायता करने वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानने, अपनी योग्यताओं, क्षमता और पहचानने में उसकी सहायता करता है। मतलब कि उस पर्सन की, मतलब काउंसलिंग अपन जो मेंटली रिटार्डर है या मेंटली इल पर्सन है उसकी करते हैं, लेकिन उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट है या फिर उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उससे रिलेटेड अपन उसकी क्षमता होनी चाहिए उसको, कि उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या नहीं है, क्या उसकी योग्यता है, उसकी पहचानने में उसकी सहायता करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उसकी योग्यताओं, क्षमता और रुचि के अनुसार उसके व्यवहार परिवर्तन में मदद करना चाहिए। मतलब अपने उसके क्या, अपन जो जनरल कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ए बिहेवियर, आप भी कहते हो ना, बिहेवियर में उसका क्या होना चाहिए, बिहेवियर, या अपन जिसको पर्सनालिटी बोलते हैं, पर्सनालिटी, कि उसकी पर्सनालिटी में क्या करना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी। ये इतने से इसके क्या थे, इसके नए रोल्स हैं। जैसे अपन इतने सा छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, इसके टॉपिक के कंटिन्यूटी में अपन एक दूसरा छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन कर लेते हैं। वो अपना टॉपिक है कि एक जो एएनएम है या जो अपन एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है उसके बारे में भी अपन काउंसलिंग की पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अपन डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ये अपन इतना सा चीज़ ही पढ़ेंगे। चलो एक अपन छोटा सा डिस्कस कर ही लेते हैं कि जो एएनएम है उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए काउंसलर, क्योंकि एएनएम भी काउंसलिंग कर सकती है। तो बेसिक चीज़ें अपन इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे मैं भी आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं, देखो उसके नर्स का क्या रोल होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, एक नर्स का परामर्शदाता के, वो सेम चीज़ है जो पहले वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, जो अपने पहले डिस्कशन किया है कि परामर्शदाता के रूप में उसकी योग्यता हासिल करना चाहिए, परामर्श की तकनीकों का चयन करना चाहिए। आपने पढ़ा था टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ काउंसलिंग, उसका चयन करना चाहिए, उसकी योग्यताओं को हासिल करना चाहिए और उसका बराबर सिलेक्शन करना चाहिए, कौन कौन सी उसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट नहीं तो परामर्श देने वाला होना चाहिए, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि आई टू आई कॉन्टेक्ट हो, ये होना चाहिए। चेहरे के हाव भाव उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, आपको समझ में आया, हाँ, नोडिंग ऑफ द हेड, हेड कहते हैं ना अपन, समझ में आया नहीं, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता आपसे, आप आंखों में आंखें डाल के उससे बात करते हैं तो अगले को लगता है काउंसलिंग बराबर उसको समझ में आ रही है। नेक्स्ट उसके शरीर की बॉडी लैंग्वेज है वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं अपन जैसे खड़े हैं मेरे को वो कह रहे हैं मैं ऐसे हिल रहा हूँ, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके अनुसार होना चाहिए। रोगी की उपभोक्ता की बात और समस्या को ध्यान से सुनना चाहिए एक नर्स को। उसकी मानसिकता का ध्यान रखना चाहिए कि उसको रोगी क्या कहना चाह रहा है। अगर उसकी आईक्यू लेवल 80 है या 100 है, आप उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बता रहे हैं तो उसको कुछ नहीं समझ में, लोकल लैंग्वेज समझ में, लोग जो जिस एरिया में अपन काम करें उस एरिया के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, उसको
एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में टीच करूँ तो आपको इसमें क्या हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे मे बी चांसेस फॉर द, जैसे फर्स्ट ऑफ द रोल ऑफ ए नर्स in a counseling. Later we are discuss about the our firstly remember in our mind body language, next then the facial expression, next then the eye to eye contact of the counselor and counselee, next the mental capacity of a पेशेंट्स। अगर मैं ऐसे आपको टीच करूं तो मैं भी चांसेस है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, जो पेशेंट है या जो पर्सन है जो जिस लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग करता है या जिसका उसका आईक्यू लेवल है उसी के अकॉर्डिंग उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट अपन है रेफर करना चाहिए। अगर काउंसलिंग के कोई जटिल समस्या क्रिएट हो गई हो, जटिल समस्या का बताएं, कोई जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आ गई या बिग प्रॉब्लम्स हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रेफर करना चाहिए। रेफर का मतलब होता है जो हायर अथॉरिटी है, हायर जो सेंटर्स हैं उसको वहाँ हायर सेंटर में रेफर करना चाहिए। इतिहास अपने एक छोटा सा टॉपिक था काउंसलिंग, जो आपकी एग्जाम में कई बार आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये जो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। चलो ओके, थैंक यू, बाय।